जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। आज हम फॉर्मली अपना SBR का कोर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IS 16। ठीक है, बेसिक सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IS 16 PPE। बट यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से IS 16 से जो है वो बहुत आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं। बिकॉज IS 16 वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपने F3 में भी पढ़ा है। आपने, अगर आप लोगों ने AFD किया हुआ है या फिर FIA किया हुआ है तो आपने F1 में, FA1 में भी पढ़ा होगा, FA2 में भी होगा, F3 में भी होगा, F7 में भी होगा। पार्ट किसी ना किसी हद तक मौजूद है वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जरा इसको एक डिफरेंट तरीके से टच करेंगे। IS 16 मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से है। डेफिनेटली ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि पिछले पेपर्स में काफी दफा चेक हो चुका हुआ होता है, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस दफा IAS 16 में से बड़ी अरसे के बाद, काफी अरसे के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मल्टीपल IFRS से क्वेश्चन बनेगा। तो जो मल्टीपल IFRS का क्वेश्चन होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिनेरियोज होते हैं, तो इस दफा उसमें से IAS 16 में से एक सिनेरियो बना है। ओके, तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेट्स स्टार्ट विद इट। एक बात याद रखिएगा जी, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो ना, उसमें आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखो, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बात बताता हूँ कि यार जब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी हो, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, उसमें जो है सबसे पहले आपके पास जो चीज आती है वो है, उसको हम कहते हैं डेफिनेशन, कि जिस चीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, मैं इसके बारे में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यार जिस तरह से ना, मुझे ये बताओ कि एक बंदा किसी के घर में चोरी करने गया। अच्छा, अब जो घर था ना वो बड़ा एक पावरफुल बंदे का था, उसकी रीच थी। अच्छा, वो बंदा चोरी करने गया, सपोज करें जी वो बंदा खानदानी कोई बंदा था उनका, वो इंतकाम लेने के लिए या कोई भी रीजन हो सकती है चला गया। अच्छा, अब आपको पता है कि ऐसे वाकयात के अंदर हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब इस तरह के वाकयात में आपको पता है कि अमूमन लोग डर जाते हैं जहाँ पे वाक़या हो रहा होता है। लो जी, पुलिस आगे पकड़ लिया इस बंदे ने जिससे घर में या चोरी करने गया था। इसने इस चोर के ऊपर चोरी का मुकदमा नहीं करवाया, पुलिस से कहा जी कि इसके ऊपर दफा लगाई जाए, किसकी? दहशतगर्दी की। अच्छा, आप में से किसको पता है कि दहशतगर्दी में और चोरी में क्या फर्क है, या डाका में क्या फर्क है? किसी को पता है क्या फर्क है? सुनते तो बहुत हैं आप, क्या फर्क है? कितना बेसिक सी चीज है। देखें कि देखें, दोनों के अंदर लोग डर जाते हैं, है ना? दोनों के अंदर लोग डर जाते हैं कि यार ये तो हमारे घर में जो है ना वो डाका डालने आया है कि या क्या करने आया है। ठीक है, फर्क पता है क्या है? जो चोरी का मुकदमा है ना, वो बिटवीन पार्टीज है, वो बेलेबल है। लेकिन जो दहशतगर्दी का जो है ना मामला, वो उसमें पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो स्टेट के खिलाफ होता है। और जब स्टेट के खिलाफ कोई मुकदमा हो ना तो वो बेलेबल नहीं होता। अब समझ में आई है बात? अब सिचुएशन ये है कि क्लियर हुई ना बात, कि फर्क क्या आया, कि एक जो है वो पार्टी के साथ है और दूसरा बेलेबल ही नहीं है, स्टेट के खिलाफ है। यानी कि अगर पार्टी माफ कर भी दे तो भी वो माफ के काबिल नहीं समझा जाएगा, क्योंकि स्टेट के खिलाफ मुकदमा होता है। तो यहाँ पर ना फिर अदालत को इंटरवीन करना पड़ा कि यार ये तो फिर लोग अपनी पसंद से जो है ना, जिस मर्जी को चाहेंगे कोई भी केस उठा के, मतलब वो उठा के डाल देंगे अपने दुश्मनों पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा। तो फिर अदालत को क्या करना पड़ा? बताओ, क्या करना पड़ा अदालत को? हाँ, शाबाश, गेस करो। अदालत को बीच में पढ़ के क्या करना पड़ा? मुझे आप ये बताएं जी कि अदालतों का काम क्या है? बताएं, शाबाश। लॉ को बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, या लॉ की इंटरप्रिटेशन करना? हाँ जी, बताएं जरा, क्या काम है अदालत का तीनों में से? लॉ बनाना,
लॉ को इम्प्लीमेंट करना या लॉ की इंटरप्रिटेशन करना? तीनों काम नहीं है जी, तीनों काम नहीं है। लॉ बनाना किसका काम है? जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो लोग असेंबली में बैठे हुए, लॉ बनाना उनका काम है। लॉ इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव्स का, पुलिस का, ठीक है ना, गवर्नमेंट का। अगर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर उसके मुताबिक जो केसेस हैं फिर वो कोर्ट में फेस होते हैं। हाँ, कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकती है अगर तो जो असेंबली है वो इंटरप्रिटेशन करने के काबिल ना हो, तो प्रॉब्लम आ रहा हो, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई इस तरह से हर मामला जो है ना वो टेररिज्म के इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि फोकस किस पे किया गया? हर चीज को सबसे पहले क्या करो, डिफाइन तो करो भाई कि IS 16 PPE कहते किसे हैं। नंबर टू, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखना होता है हमें कि यार रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे हमें देखना होता है कि यार किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेजरमेंट मॉडल्स क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, और सबसे आखिर में उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, ठीक है, डिस्क्लोजर्स। तो अब एक बात याद रखो, IS 16 जो है ना वो हमें क्या बताता है? IS 16 भाई साहब हमें ये बताते हैं कि भाई कोई भी जो आपके पास आइटम है, टेंजेबल आइटम्स जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स में, फॉर रेंटल्स टू अदर्स में, और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में, और देर आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड, तो ये बेसिक डेफिनेशन बन जाती है PPE की, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि PPE की करेक्टरिस्टिक क्या है जो टेंजिबल है, नंबर वन। नंबर टू, ये प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रेंटल्स टू अदर्स में आपके यहाँ यूज होंगे, और इनका यूजेज मोर देन 1 ईयर होगा। IS 40 में भी आ सकता है, और रेंटल्स में अभी बाद में डिस्कस करेंगे वो हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी लाइफ क्या होगी? मोर देन 1 ईयर होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ना, अब आप क्योंकि बड़े हो गए हो, अब आप SBR लेवल पे आ गए हो, यहाँ पे अब आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से एसेट पे कौन सा IFRS लगेगा। तो याद रखो, सबसे पहले मैं आपको अब यहाँ पे डिफरेंस बताने जा रहा हूँ 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है ना। ये तुम्हारे सामने मैंने लिखे हुए हैं, 3 IFRS का डिफरेंस है। जरा देखो क्या क्या आ रहा है इसमें। IS 16, IS 2 एंड IS 40, ठीक है ना। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अब ये तुमने खुद जज करना है कि देखो तीनों में एक चीज तो कॉमन है कि इसमें टेंजिबल या प्रॉपर्टीज टाइप चीजें आ सकती हैं आपके पास। IS 16 के बारे में क्या है? टेंजिबल आइटम्स हैं, बिजनेस में यूज हो रहे हैं, और इनकी लाइफ क्या होगी? मोर देन 1 ईयर होगी, ठीक है। जबकि IS 2 की करेक्टरिस्टिक्स भी तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, एक बात याद रखो, IS 2 में नॉर्मली आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दो तरह की होती है, एक है सेलेबल आइटम्स पर कंसिस्ट करती है जो हम लेते हैं और बेचने या बना के बेचते हैं, एक वो इन्वेंट्री भी होती है जो हमने यूज करनी है। लेकिन उस इन्वेंट्री, जो वो टेंजिबल आइटम आपने खरीदा है, उसकी लाइफ अगर क्या है, लेस देन 1 ईयर, यानी कि वो विद इन 1 ईयर जो है वो यूज हो जाती है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमेबल्स, ठीक है जी, यू आर राइट, कंज्यूमेबल्स कहलाते हैं। IS 40 में आपके पास वो तमाम एसेट्स या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिनका पर्पस क्या है? रेंटल पर्पस है, यानी कि आपने उनको किस लिए रखा है? कमाने के लिए, रेंट कमाने के लिए, या फिर किस लिए रखा हुआ है आपने? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है 10 रुपए की चीज ली, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप 12 की इसको बेच के अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। अब इन तीनों में तुम्हें डिफरेंस करना आना चाहिए। नीचे एग्जांपल देखो, एक रियल एस्टेट बिजनेस है, उसके पास जी लेट्स से फॉलोइंग बिल्डिंग है, एक ऑफिस बिल्डिंग है। मुझे ये बताओ, सीधी सी बात है, ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा? ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर ऑफिस बिल्डिंग तो IS 16 में आ जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस में यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 बिल्डिंग्स हैं जो कि सेलिंग पर्पस के लिए उसने जो है ना वो रखी हुई है। अब मुझे ये बताओ, आप रियल स्टेट का काम क्या है? बिल्डिंग बना के बेचना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 बिल्डिंग्स हैं ये इसके लिए एज एन इन्वेंट्री वर्क कर रही हैं, तो यही बिल्डिंग्स क्या हो गई? IS 2 में आ गई।
अच्छा है बिल्डिंग ही, कुछ बिल्डिंग्स IS 16 में आ जाएंगी, कुछ बिल्डिंग्स IS 2 में आ जाएंगी। डिफरेंस मैंने बता दिया तुम्हें कि वो बिल्डिंग्स जो कि बिजनेस में यूज हो रही है वो तो 16 में आ जाएंगी, लेकिन वो बिल्डिंग्स जो कि कहाँ आ रही हैं, आपके पास जो बेचने के लिए सेलिंग पर्पस नॉर्मल कोर्स में जा रही है वो IS 2 में आ जाएंगी। अच्छा फिर देखो दो बिल्डिंग्स हैं, ये तुमने रेंट आउट कर दिया थर्ड पार्टी को, किस लिए की है? क्या बिजनेस बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है? नहीं। बेचने के लिए? नहीं। ये किस में जाएगी? ये IS 40 में आ जाएगी। अब इसी तरह आपके पास तीन बिल्डिंग्स हैं, वो वैसे ही पड़ी हुई हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर यूजेज कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो एक बात अपने जहन में रख लो, जब आप किसी भी एसेट की यूजेज के बारे में, स्पेशली प्रॉपर्टीज के बारे में श्योर ना हो कि इसका क्या इस्तेमाल होगा, तो हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? शाबाश गेस करो कि ये हम लोगों ने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ली है, और ये हम प्रॉपर्टी फिर तीन बिल्डिंग्स जो हैं ये हम किस में लिखेंगे? IS 40 में। समझ में आ गया इन तीनों में डिफरेंस ना? इन तीनों में आपके पास डिफरेंस क्या है? आगे चलें जरा। अच्छा अब इसी चीज को हम देखते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। अच्छा अब ये देखो, ये अब एक टेक्निकल सा चीज आ गई। पेरेंट कंपनी जो है, आपको पता है कि सब्सिडरी के केस में ये आपस में एक दूसरे को एसेट्स ट्रांसफर करती रहती है। पेरेंट ने अपनी एक बिल्डिंग रेंट आउट की है सब्सिडरी को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट के अंदर इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, और ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों के केस डिस्कस करने हैं ना आपने। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग इंडिविजुअल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो पेरेंट और सब्सिडरी सिंगल एंटिटी कंसिडर होंगे या सेपरेट होंगे? बताओ कि अगर हम लोग इनको सिंगल इंडिविजुअली देखें तो क्या होंगे? ये सिंगल होंगे। तो मुझे ये बताओ पेरेंट ने सब्सिडरी को क्यों दी है रेंट पे? भाई उसने रेंट कमाना है, ठीक है ना, उसने रेंट पे करना है। नहीं, नो नो नो, ये IS 16 नहीं है, दिस इज इन द बुक्स ऑफ, याद रखो, subsidiary is not a part of individual parent company. Subsidiary is a part of group. Subsidiary is not a part of parent individual company. So in the books of financial statements of P, it will be recorded under IS 16. Okay. लेकिन जब मैं बात करूंगा ग्रुप की, कि ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कहां लिखना है तुमने, तो यार ग्रुप में याद रखो कि सब्सिडरी जो है ना वो पार्ट ऑफ ग्रुप कंसिडर होता है। क्योंकि आप ये देखो कि सब सब्सिडरी जो है ना, देखो बात सुनो, मुझे ये बताओ कि ग्रुप में तो सारे के सारे जो कंपनीज मौजूद हैं वो मिलके बिजनेस कर रहे हैं ना। तो अगर एक के पास बिल्डिंग है, ये दूसरे के पास बिल्डिंग है, वो सारे की सारी बिल्डिंग बिजनेस में ग्रुप के यूज हो रही है। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को रेंट पे दिया है, तो हम यही कहेंगे कि ये बिल्डिंग ग्रुप के यूज में आई है। किसके यूज में आई है? ग्रुप के यूज में आई है। तो इन दी ग्रुप अकाउंटिंग हम लोग इसको ट्रीट करेंगे IS 16 के अंडर, ठीक है ना? हमजा क्लियर होगी बात आपको? ओके। तो अब लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट्स में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल अकाउंट्स में तो ये पेरेंट के इस्तेमाल में है क्या बिल्डिंग? नहीं है ना, तो ये तो IS 16 में नहीं आ सकती। ये तो पेरेंट ने किसको दी हुई है? पेरेंट ने दी हुई है किसको? पेरेंट ने दी हुई है उसको, सब्सिडरी को, किसी और कंपनी को अर्न कर रहा है उससे रेंटल। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब है यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि भाई डिफरेंस बिटवीन IS 16 और IS 40 क्या है। अच्छा अब एक छोटा सा डिफरेंस और बता देता हूं, ये है जी बिटवीन IS 16 एंड IS 41। ठीक है, ये अब देखो, अब आप एक एंगल समझो, मैं डेफिनेशन से ही नहीं निकल रहा हूं पिछले 15 मिनट से। ये है SBR। अब आपको टच पता लग गया SBR में क्यों डिफरेंस है F7 के पेपर से? क्योंकि इसमें हर चीज की डिटेल है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि जिंदगी में दो दफा तुमने सिर्फ बेसिक्स पढ़नी है। एक जब तुम पैदा हुए थे ACCA में, FA1 में जब तुम आए थे तब तुमने बेसिक्स पढ़ी थी, और एक जब तुम्हारे बुढ़ापे में जो है ना SBR पास करोगे। तो सिर्फ इन दो अदवार में तुम लोगों ने बेसिक्स पे जाना है। और याद रखो कि बेसिक्स जो है ना वो, यस इंडिविजुअल में तो IS 40 में जाएगा, और ग्रुप की उसमें जाएगा IS 16 में। ओके होगी ना बात? अच्छा चलो एक और एग्जांपल समझो। आपके पास ना एक डॉग है सिक्योरिटी के लिए,
ठीक है। अब क्या ये डॉग एज एन IAS 41 एग्रीकल्चर के अंडर आएगा या किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आएगा? देखो भाई एक बात याद रख लो कि जो डॉग है ना, डॉग IAS 40 तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डॉग से कब से हो गया? सिक्सटीन में क्यों आएगा हमजा? चलो बताओ शाबाश, कि गार्ड डॉग क्यों IAS 16 में आएगा, वाई? हालांकि जितने भी बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं वो हम लोग कहते हैं IAS 41 में लिखे जाने चाहिए। बायोलॉजिकल एसेट्स किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स कहते हैं, गुड हमजा, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स कहते हैं वो तमाम लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स, लेकिन तमाम लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स IAS 41 में नहीं आते। हमने ये देखना है कि लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स जिनको हम लोग अपने पास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, मकसद उनको पालना है, उनको ट्रांसफॉर्म करवाना है। सिक्योरिटी गार्ड में हम लोग डॉग्स पाल नहीं रहे, हमारा मकसद क्या है, इससे काम लेना। तो भाई ये वाला जो डॉग है ना, ये IAS 16 का डॉग है। तो डॉग्स भी जो से है ना, वो भी बड़े स्टेटस सिंबल रखते हैं, ठीक है ना। मैं IAS 16 वाला डॉग हूँ, और मैं कौन सा डॉग हूँ? दूसरे वाला। अगर डॉग डॉग सेंटर में है तो डॉग सेंटर में डॉग किस लिए है जी? डॉग सेंटर क्या कर रहा है? उस डॉग की ब्रीडिंग करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, उसको बड़ा बड़ा करेगा, उसकी जो ग्रोथ होगी, जनरेशन होगी, उसकी सारा कुछ बनेगा ना। तो यार ये वाला IAS 41 में आएगा, तो ये अब ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे कितने स्टैंडर्ड का आपस में डिफरेंस बताया है, 4 IFRS का डिफरेंस बता दिया तुम्हें कि 4 IFRS में कौन कौन से आ गए, IAS 16, IAS 2, IAS 40 और IAS 41, ठीक है। अब देखो हमारी कहानी कहाँ से चली थी, हमारी कहानी चली थी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन के अंदर फिर हम लोगों ने खुद तय करना है। अब आप बड़े हो गए हो ना, तो अब आपको डेफिनेशन लगा के खुद तय करना है कि कौन सी चीज किधर आएगी। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये सारी एग्जांपल्स मैंने, अच्छा एक चीज एग्जांपल्स में मैंने लिखी हुई है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रेंटेड बिल्डिंग। हमने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है। अच्छा ये ना, ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स को जो है ना वो इजी मत लेना, सवाल है ये ना SBR के पेपर के सवाल है। चलो मुझे ये बताओ, तुमने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो क्या वो बिल्डिंग तुम अपनी SFP में लिखोगे? बोलो। नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो रेंट पे ली हुई बिल्डिंग है। क्यों लिखेंगे हमजा? आप बिल्डिंग आपकी है क्या? वो आपने रेंट पे ली है, आपने रेंट पे ली है ना बच्चे, ठीक है। वो बिल्डिंग नहीं लिखेंगे आप, उसको राइट्स ऑफ यूज के तौर पे लीज टर्म के किताबें लिखेंगे, IFRS 16 लगेगा, बिल्डिंग तो नहीं जाएगी ना। दोनों में डिफरेंस है भाई। एक एक चीज होती है कि पूरी बिल्डिंग में अपने पास रखूं, एक है मैं राइट्स ऑफ यूज उसका लिखूं अंडर IFRS 16, दोनों में फर्क है कि नहीं है? बताओ, है ना फर्क, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है वो आपकी तो है ही नहीं है, लेकिन आपने जितने अरसे के लिए ली है उसका आप राइट्स ऑफ यूज अपने नॉन करंट एसेट में जरूर लिख देते हो, ठीक है ना। अब वो IFRS 16, IAS 16 नहीं है बच्चे, वो IFRS 16 है, लीजेस। मैं ये बता रहा था, लेकिन अगर तुमने एक रेंटेड आउट बिल्डिंग लेके उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की हैं, तो क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस PPE के लिए क्वालिफाई करेंगी? यस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये आपके बिजनेस में यूज होंगी, नंबर वन, आपको बेनिफिट देंगी फॉर मोर देन 1 ईयर, जब तक आप वहां पे हैं आपको देंगी। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्वालिफाई करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर एज PPE के लिए। फिर मैंने एक चीज लिखी हुई है, मॉडल एरियाज इन सुपर स्टोर्स। ये क्या होते हैं? देखो तुमने ना कोई प्रोडक्ट बनाई है, तुम गए हो एक सुपर स्टोर कैश एंड कैरी के पास, तुमने कहा है कि सर आप एक ना काउंटर मुझे दे दें या एक रैक्स दे दें, जगह दे दें जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट रख के सेल करें। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप एक काम करें, ये जगह हम आपको अलॉट कर देते हैं, इधर अपने रैक शेल्फ वगैरह बनाएं आप, और आप वहाँ पे बैठ के अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब जो आप वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, क्या वो कैपिटलाइज होगा एज ए PPE? बिल्कुल होगा, बिकॉज हर वो एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस में यूज हो रहा है और आपकी मर्चेंडाइज को इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? आपकी मर्चेंडाइज को, आपकी सेल को इंक्रीज करेगा।
वो क्वालिफाई करता है IAS 16 के लिए। ठीक होगी बात, वो भी क्वालिफाई करेगा IAS 16 के लिए। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया बड़ा बेसिक सा है जी इसका, कि आपने कब जो है वो पीपीई को रिकॉर्ड करना है, जब प्रोबेबल हो कि आपको इनफ्लो मिलेंगे, और दूसरा आपकी इसकी कॉस्ट लायबिलिटी मैयर कर सकते होगे। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगा, एक मिनट। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा ताकि वो एग्जांपल यहाँ पे जरूर आप लोगों को समझ में आए। अच्छा, वो एग्जांपल है जी कि एक बिजनेस है, कंपनी है, उसके पास एक बिल्डिंग है। ठीक है जी, डाउनटाउन में, और ये उसने रेंट आउट की हुई है अपने कुछ कस्टमर्स को। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है जी। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप इस बिल्डिंग को किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर डील करेंगे? किसको आपने रेंट आउट की है ये बिल्डिंग? कस्टमर्स को। ठीक है, डाउनटाउन, डाउनटाउन होता है मेन सिटी एरिया। हाँ जी, IAS 40, नो डाउट अबाउट इट। आपका मेन काम, मेन मकसद क्या है कि आपने कस्टमर को दिया कस्टमर। और एक बात याद रखना कि कस्टमर्स आर नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, लेकिन अगर लेट से यही वाली बिल्डिंग जो है, सेम बिल्डिंग, उसने रेंट आउट कर दी है एम्प्लॉइज को, और उनसे भी वही वाला रेंट ले रहा है जो मार्केट में चल रहा है, अब बताओ क्या ट्रीट करोगे इसको तुम? जी, अब ये क्या बन गया? IAS 16 पे। क्यों, रीजन बताओ क्या है? शाबाश। अब यही बिल्डिंग 16 में क्यों आ गई, हालांकि आप रेंट चार्ज कर रहे हो? हालांकि आप रेंट चार्ज कर रहे हो, आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। यू आर चार्जिंग द रेंट। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉइज आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। ओके, बिकॉज एम्प्लॉइज आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ बिजनेस, सो दैट इज वाई उनको दी गई जो भी बिल्डिंग है, बेशक फ्री है जी, मैंने जान के मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट लिखा है ताकि आपका फोकस जाए उस तरफ कि आप रेंट कमाने के लिए जा रहे हैं। फ्री में दें, पूरा मार्केट रेंट लें ना लें, ये मैटर ही नहीं करता। असल चीज जो मैटर करती है वो क्या कर रही है, किसको दे रहे हो। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं, जरा बात करते हैं जी कि आपने फिर एसेट्स की दो टाइप्स हैं पीपीई। ठीक है, अब मैं जरा टेक्निकल चीजों पे आ गया, मेजरमेंट पे आ गया। मेजरमेंट मॉडल आपको मालूम है कि यार IAS 16 के दो मेजरमेंट मॉडल हैं, लेकिन इनिशियली आपको हर हाल में एसेट को कॉस्ट पर ही लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें बनाना सीखनी है कि यार एसेट की कॉस्ट कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, हमारे पास ना दो तरह के एसेट्स हैं। एक है वो एसेट्स जिनको हम क्या करते हैं, परचेज, और एक कौन से एसेट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं खुद। मैं फिलहाल बात करने लगा हूं सिर्फ कौन से एसेट्स की जिनको हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, अब जिनको हम परचेज करते हैं ना, उनकी तुमने लेनी है क्या, लिस्ट प्राइस। और लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले क्या डिडक्ट करना है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए मुझे खुद शर्म आएगी अगर आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है जी, चलें, मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, एडे तुसी जुन ना चीते होते तो फिर अभी यहीं तक फंसे हुए होते। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि जी आपको मालूम है कि डिस्काउंट दो तरह के हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश का सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, सीरियस हो गया हमजा तू, है ना? अच्छा,
ट्रेड डिस्काउंट लगता है लिस्ट प्राइस के ऊपर, और कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट लगता है, ठीक है, वो लगता है किसके ऊपर, आपकी अर्ली पेमेंट्स के ऊपर, परचेज प्राइस के ऊपर। तो एक बात याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट आपने डिडक्ट करना है अपनी लिस्ट प्राइस से, लेकिन जो सेटलमेंट डिस्काउंट है वो आपने डिडक्ट नहीं करना, ठीक है। ये इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ इसके आगे, कैश का सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ इसमें, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे को बता दे डबल एंट्री क्या है कैश डिस्काउंट की, जो हमें मिलता है, बताना। बताओ ना। क्या है एंट्री, कैश का सेटलमेंट डिस्काउंट की डबल एंट्री क्या है, समझा, बताओ ना। क्या हुआ, अभी ठीक आ रही है? एक मिनट। अच्छा, इसके अलावा आपने ना वो तमाम चीजें जो कैपिटल कॉस्ट की डेफिनेशन को पूरा करती हैं, वो तमाम आपने कॉस्ट जो है ना वो ऐड करनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होती है, वो तमाम चीजें मैं फिर दोबारा, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए किया जाए, बेस्ट डेफिनेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर की कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो किसी भी एसेट को प्रेजेंट लोकेशन और वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए किया जाए, वो क्या है, वर्केबल, जो उसको वर्केबल कंडीशन और प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए किया जाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल फीस पे किए बगैर क्या आप एसेट को वर्केबल कंडीशन में ला सकते हैं? नहीं, तो लेना पड़ेगा। फ्रेट चार्जेस बिल्कुल ऐड होंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड होंगी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मशीन टेस्टिंग कॉस्ट। बताएं जी, प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, बोलो शाबाश। प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। हाँ जी, प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है कि नहीं करनी? क्यों नहीं करनी हमजा, क्या वजह बताओ, दाऊद आप बताओ क्या वजह है? वजह बताओ ना। ये क्या बात हुई? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट, मुझे एक बात बताओ, चलो, तुमने मशीन खरीदी, कराची से मंगवाई, उसको तुमने इस्लामाबाद में रखवा के इंस्टॉल करवाना है, इंस्टॉल करके उसको टेस्ट करना है ना, टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोडक्ट बना के उसको भी टेस्ट करना है ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब तुम ये कह रहे हो कि मशीन टेस्टिंग कॉस्ट उनसी है ना वो कैपिटलाइज होगी, तो प्रोडक्ट भी बना के चेक करनी है कि नहीं करनी है? प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट का ताल्लुक तब है जब मशीन ऑलरेडी वर्केबल कंडीशन में आ चुकी हुई है, तब प्रोडक्ट बनेगी। बस एक दफा याद रख लो कि वर्केबल कंडीशन में आ गई ना, पहिया घूम गया एक तरफा, बस फिर कैपिटलाइजेशन रुक गई। और आखिर में आपको पता है जी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है कि जब भी आप किसी एसेट को इंस्टॉल करते हो तो कुछ अरसे के बाद आपको डिसमेंटल करना पड़ता है, और वो भी चीज आप इसमें डेफिनेटली ऐड ऑन करोगे। तो ये मिल मिला के आपके पास क्या चीज बन जाती है, कॉस्ट ऑफ पीपीई बन जाती है। एक सवाल का जवाब दो वैसे ही शुगल के तौर पे। लो जी, आपने कराची से एक मशीन मंगवाई इस्लामाबाद, ठीक है जी। ड्राइवर उसका जो है ना, उसका नाम है जी अपना चाचा नजीर, ठीक है ना। चाचा नजीर जो है ना वो कहता है कि सर जी 20 दिन लगेंगे कराची से ना इस्लामाबाद, क्योंकि मशीन बड़ी हैवी है, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रक आएगा। मैंने खाने खाने तगड़े, मुझे खाने में पसंद है बकरा, रोज का जो है ना वो कुछ 3 किलो बकरा जो है ना वो खा जाएगा। तो 20 दिनों में कितना बकरा हो गया? 60,000। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 60,000 का बकरा कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना? बताओ ना जरा। इतने तुम अकाउंटेंट हो ना, तुम लोगों के इतने पेपर पास हो गए, इसका जवाब दो जरा। क्यों भाई, क्यों कैपिटलाइज करना है? यानी कि ये मशीन की जो है तारीख में लिखा जाएगा कि इसमें बकरे का खून शामिल है ना?
वजह बताओ, वजह है। मुझे ये बताओ, चाचा नजीर अगर गोश्त नहीं खाएगा तो क्या आपकी मशीन इस्लामाबाद आएगी? बोलो। तो फिर डेफिनेशन हुई ना पूरी कि नहीं हुई? हाँ, तो एंट्री क्या होगी इसकी बकरे की? बताएं जी, शाबाश। ये जो बकरा खाया है उसने, 60,000 का बकरा, ठीक है। वैसे आता कितना है यार, 3,000 किलो बकरा डेली कौन आराम से खा जाएगा वो तो। डेबिट बकरा ना यार, नहीं मजा नहीं आया। असल एंट्री बताओ, एंट्री क्या करनी है? डेबिट एसेट, ठीक है। ये देखो ये चीजें जो सी है ना, नहीं नहीं एक्सपेंस क्यों है? अभी बोला है तुमने कैपिटलाइज करना है, डेबिट एक्सपेंस क्यों करना है? ये पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हिस्सा होती है भाई। एग्जाम्पल अपनी जगह मजाक में थी, लेकिन जारी बात है जब एक आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी को कहते हो ना, हाँ ठीक है, तो डेबिट एसेट क्रेडिट कैश बिल्कुल ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हिस्सा ही होती है, वो पार्ट होती है उसका, ठीक है। वो उसमें कोई अलग से नहीं होती है। अच्छा, अब जरा आ जाओ, आप कुछ एसेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई एसेट खुद बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको पता है जी, आप लोगों के जो मनहूस पेपरों में से एक पेपर F5 होगा, उसमें आपने डेफिनेटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी है, तो उसमें क्या है जी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्वल्स किसके है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। अब आप कोई भी चीज जब खुद बनाते हैं तो फिर उसके ऊपर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स लगते हैं। स्पेसिफिक ओवरहेड्स को आपने पार्ट ऑफ कॉस्ट बनाना है, ठीक है जी। और आपने रिकग्नाइज करना है कब, जब इनसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो हो और कॉस्ट आप रियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई चीज खुद बनाते हैं तो हमें उस पर क्या इनकर करने पड़ रहे होते हैं, लॉसेस। अब लॉसेस हैं दो तरह के, ठीक है ना, एक है नॉर्मल लॉसेस और एक कौन से हैं जी, एब नॉर्मल लॉसेस। अब मैं आपको जी आसान से अल्फाज में बताता हूँ। मैंने जी आज रोटी बनानी थी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे जी कि मैं रोटी बना रहा हूँ, यार इंसान रोटी बना सकता है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने आटा लिया, लो। वो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार, इंसान रोटी क्यों नहीं बना सकता? मतलब खा सकता है तो बना नहीं सकता है? अब वो जो रोटी है ना, तो मैंने एक पेड़ा लिया। अब उसूलन क्या होना चाहिए था, उसकी रोटी बननी चाहिए थी, वो रोटी जल गई। तो ये बताओ ना मुझे, ये नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल लॉस है? शाबाश बताओ, ये अब नॉर्मल लॉस है नॉर्मल लॉस है? यार देखो, अगर तो रोजाना जलती है ना बेटा, तो एक बात तो तय है कि आप रोज रोटी बनाते हैं, आप पे रोज जुल्म होता है, तो फिर ये नॉर्मल लॉस बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब ये नॉर्मल लॉस है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पे बना रहे हैं तो फिर आप जो है ना, इस चीज में याद रखें कि जो चीज आप एंटिसिपेट कर रहे हो ना कि यार ये लॉस हो रहा है, तो वो नॉर्मल लॉस है। और जो चीज एंटिसिपेशन से हटकर है, अब आप रोज रोटी बना बना के एक एक्सपर्ट हो गए हैं ना, अगर फिर भी आप रोटी जलाएं तो वो अब नॉर्मल लॉस में आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप आदी हो गए हैं रोटी बनाने के तो फिर आप जलेगी नहीं, अब थोड़ा बहुत जो लॉस होगा वो नॉर्मल लॉस कंसिडर किया जाएगा। बहरहाल जी, अब एक बात याद रखो, नॉर्मल लॉस जो है ना, मुझे ये बताओ, डिस्कशन इन दोनों में से कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को पूरा कौन सा करता है, नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल लॉस? चलो बोलो। यस, नॉर्मल लॉस, बिकॉज हर वो चीज या हर वो लॉस जो कि नेसेसरी है टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्केबल कंडीशन इज कैपिटलाइज्ड। और जो एबनॉर्मल लॉस है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे हम लोग मूव करें तो आगे हमारे पास आ जाता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जहां पे तुम अपना एसेट इंस्टॉल कर रहे हो, आफ्टर सम टाइम आपको वहां से वो एसेट डिसमेंटल भी करना है। ये चीज आप पढ़ चुके हुए हैं कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को इनिशियली हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके ऊपर आपने डेबिट किसको करना है, डेबिट एसेट, क्रेडिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। और ये आपने किस पे लिखना है, ये आपने प्रेजेंट वैल्यू पर करना है, ठीक है। ये आपको मालूम है इस चीज में। अच्छा, अब एक बात याद रखो कि डिस्काउंटिंग और अनवाइंडिंग में क्या फर्क है। डिस्काउंटिंग होता है ईयर
आगे आप फ्यूचर से ईयर 5 से वापस किस में आ रहे हैं, 0 में, और अनवाइंडिंग होता है ईयर 0 से आप वापस दोबारा किस में जा रहे हैं, ईयर 1 में, ईयर 1 से किस में जा रहे हैं, 2 में, फिर 3 में। तो 5 से ईयर 0 में लाने के लिए डिस्काउंटिंग करते हैं, और जब हम 0 पे आ जाते हैं और फिर 1 साल गुजर जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनवाइंडिंग करते हैं। आसान मैथमेटिकल जबान में, अकाउंटिंग की जबान में इसको बोलते हैं जी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्यों कहते हैं इसको, कि यार अगर ये खर्चा हम आज करते तो हमें ये पड़ता 90 का, लेकिन हमने इसको 1 साल डिले किया तो ये हमें खर्चा पड़ गया 100 का। तो ये 10 की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है ना, दिस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। डेबिट हम करेंगे किसको, फाइनेंस कॉस्ट को, और क्रेडिट करेंगे किसको, प्रोविजन को। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ओपनिंग लायबिलिटी इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको मालूम है। बाकी मैंने आपको बताया जी कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स में आपके पास स्पेसिफिक ओवरहेड्स आपने जो है वो लेने हैं। लॉसेस दो तरह की हैं, इन लॉसेस की आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं जी। अब और क्या क्या चीजें आपके पास कॉस्ट का हिस्सा बन सकती हैं, अपने नोट्स पे वापस आते हैं। अच्छा, मैं नोट्स को साथ साथ इसलिए रखूंगा ताकि तुम लोगों को आदत पड़े और तुम नोट्स से लर्न करो। मैंने कल के लेक्चर में ये बड़ी चीज जो है ना वो क्लियर समझाई थी आप लोगों को कि एसबीआर में पास करने का वाहिद उसूल क्या है, स्टैंडर्ड को याद रखना है तुमने। अभी अभी बताया है जी, IAS 16 सेज फॉलोइंग कॉस्ट शुड नेवर बी कैपिटलाइज्ड। जनरल ओवरहेड्स कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द एसेट इज फिजिकली रेडी फॉर यूज। पहिया घूमने के बाद का खर्चा कोई भी नहीं आएगा, ठीक है जी। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, भाई जो चीजें आपकी फ्यूचर से रिलेटेड है ना वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती हैं। आई थिंक रीजॉइन कीजिएगा। अच्छा, और क्या क्या चीजें हम लोग कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना सकते, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, अच्छा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो कोई, ये सब की सब पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग, दे आर नेवर पार्ट ऑफ, दे विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ द एसेट्स कॉस्ट। आगे चलते हैं जी। सब्सीक्वेंट ट्रीटमेंट। इन सब्सीक्वेंट ट्रीटमेंट आपके पास दो मॉडल्स हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे कॉस्ट मॉडल को फॉलो करें, चाहे तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करें। अगर आप कॉस्ट मॉडल को फॉलो करेंगे तो अब आपको एसेट को लिखना पड़ेगा किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस, ठीक है। अच्छा, अंडर कॉस्ट मॉडल पीपीई विल बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट का ताल्लुक, टेस्टिंग कॉस्ट दो तरह की होती है बेटा। एक है आपके पास मशीन टेस्टिंग कॉस्ट, जिसका ताल्लुक है मशीन की रनिंग से, कि उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए मशीन को टेस्ट करना जरूरी होता है, तो इसलिए उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट है उसका ताल्लुक मशीन की वर्केबल कंडीशन के साथ नहीं है। मुझे ये बताओ प्रोडक्ट बनेगी कब, जब हमें ये कंफर्म हो चुका हुआ होगा कि हमारी मशीन वर्केबल कंडीशन में आ चुकी हुई है, तो ये तो उसके बाद का एक्सपेंडिचर हुआ ना। तो दैट इज वाई मैंने बोला कि प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट आपकी जो है वो पार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जी कि आपने पीपीई की बात कर रहे हैं, चलो यार अब इसको डिस्कस करते हैं जरा, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन वर्सेस इम्पेयरमेंट, दोनों में क्या फर्क है। डेप्रिसिएशन जो है ना, याद रखो, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, दैट्स इट। लेकिन जो इम्पेयरमेंट है ना, इम्पेयरमेंट आपका एक्चुअल फॉल इन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट है, ठीक है यार। तो इसमें बेसिकली आप ये समझ लें कि रियल वैल्यू फॉल जो आपके पास आ रहा है, दैट इज द इम्पेयरमेंट। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन आपने एनुअली चार्ज करनी है, लेकिन जो इम्पेयरमेंट है वो सब्जेक्ट टू द इंडिकेटर है, ठीक है, सब्जेक्ट टू इंडिकेटर है। और डेप्रिसिएशन आपने कब से स्टार्ट करनी है, सबसे आपने इसको स्टार्ट करना है एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बेसिस पे चार्ज होती है। इसने इसको आपने स्टार्ट करना है जब आपका एसेट अवेलेबल या रेडी टू यूज होगा, ठीक है, तब से आपने इसको चार्ज करना है। अब फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि 1 जनवरी 2011 से आपकी एक बिल्डिंग है जी, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट है 100,000।
लाइफ है उसकी 20 ईयर्स, तो 1 अप्रैल बिल्डिंग इज रेडी फॉर यूज। कब से वो अवेलेबल फॉर यूज हो चुकी हुई थी? 1 अप्रैल। लेकिन कुछ डिलेज की वजह से उसका जो यूज है ना वो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से। तो आपने डेप्रिसिएशन किस डेट से चार्ज करनी है? 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, या 1 जुलाई से? तो इसका आंसर होगा जी आपने इसको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन को, जी बिल्कुल 1 अप्रैल से। ठीक है, जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो चुकी है उस डेट से आपने चार्ज करना है। अच्छा, आगे अगर हम चलें, आगे अब मेन चीज पे आ जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यार अब ये डिस्कशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो डेप्रिसिएशन है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, और लाइफ है। ठीक है ना, कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू और लाइफ। अब आप मुझे ये बताएं कि जो फॉर्मूला है ना आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड का हो या जो भी हो, हम लोग उसमें रेजिडुअल वैल्यू यूज करते हैं या स्क्रैप वैल्यू यूज करते हैं? दोनों में डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। अब अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है? रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडुअल वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू? रेजिडुअल वैल्यू आपकी जो है वो यूजफुल लाइफ के बाद जो एसेट की वैल्यू बचती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपके पास एसेट की इकोनॉमिक लाइफ के बाद बचती है। मैं आपको ना टिपिकल पाकिस्तानी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग इसी जबान में समझते हैं। आप मुझे ये बताएं, एक बंदे के पास 2017 की गाड़ी है। आपको पता है एक गाड़ी की यूजफुल लाइफ कितनी होती है? चलो बताओ तो सही जरा, एक गाड़ी की यूजफुल लाइफ कितनी होती है? गैस करो, कितने साल होती है एक गाड़ी की यूजफुल लाइफ? हद से हद 3 से 5 साल, 6 साल बस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती। कि जो गाड़ियां लीज पे मिलती हैं ना, ये यूजफुल लाइफ के मुताबिक मिल रही होती हैं। आपने कोई गाड़ी लीज की 6-7 साल से ज्यादा के ऊपर देखी है? मैक्सिमम 5-6 साल की लीज होती है। अब एक बंदे के पास 2016 की गाड़ी है, तो मुझे ये बताएं आज उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? बताओ जरा, बोलो ना, कितनी वैल्यू होगी उसकी? नेट बुक वैल्यू पूछ रहा हूँ, जीरो। लेकिन वो बंदा बेचने जाएगा तो क्या कहेगा? उस्ताद जी हुडी नवी लीती सी, अभी अभी नवी ली है। अब 2016 या 17 की गाड़ी को हम क्या कह रहे होते हैं? ये कौन सी गाड़ी है? ये न्यू कार है। ठीक है, इसको हम न्यू कार कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रेजिडुअल वैल्यू है वो इसकी। अब इकोनॉमिक लाइफ के बाद हमारे यहाँ तो 1970 के बाद की गाड़ी भी जब तक चीखे ना मारे तब तक हम उसको जो है ना गाड़ी कहती है कि भरावा मैनू हुण बंद कर दे, मेरी हुण बस हो गई है, वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। और हम लोगों ने जो यूज करनी है ना वैल्यू, वो रेजिडुअल वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, अब एक बात याद रखो कि ये 3 कंपोनेंट्स है ना, इन तीनों में से किसी में भी चेंज आएगा तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज चेंज हो जाएगा। तो आपने जो न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना है वो कैसे निकालोगे? न्यू वैल्यू माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये आपको पता है जी कि आपने कैसे निकालना है, कि आपने चार्ज, हाँ, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे न्यू वैल्यू माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर लगता है IS 8। IS 8 हमारे पास है अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स एंड एरर्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपने रेफर जरूर करना है इसको यहाँ पे। उसके मुताबिक कहता है जी कि वैल्यू हो, कॉस्ट हो, आर रेजिडुअल वैल्यू हो, लाइफ हो, ये तमाम की तमाम क्या है? एस्टिमेट्स हैं। और एनी चेंजेस इन एस्टिमेट्स आर ट्रीटेड प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है इनमें चेंज जिस साल में आएगा हमने उसी साल में इनको ट्रीट करना है, यानी कि पिछले सालों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हाँ, एक बात जरूर याद रखो कि जो रेजिडुअल वैल्यू है ना, इसको आपने हर साल असेस करना है। वो तो लाइफ को भी करना है, कॉस्ट को भी असेस करना है। अब रेजिडुअल वैल्यू हर साल चेंज होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्क्रैप वैल्यू हर साल चेंज होगी, तो नहीं होगी। स्क्रैप वैल्यू का जो एस्टिमेट है वो हमेशा वही रहता है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू है जो हर साल चेंज हो सकती है। अब एक बात याद रखो कि अगर रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी? डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगी। डेप्रिसिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये बात याद रखो। अब देखो, कैरिंग वैल्यू है 100, रेजिडुअल वैल्यू है 20। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? डेप्रिशिएबल अमाउंट है तुम्हारे पास यहाँ पर 80 की।
तो 80 को डिवाइड बाय 5 कर लो। लेकिन सपोज करो कि रेजिडुअल वैल्यू आपके पास 120 की हो जाए, तो कोई डेप्रिशिएबल अमाउंट बची? कैरिंग वैल्यू 100 है, रेजिडुअल वैल्यू 120 है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट ही कोई नहीं बची है। जब डेप्रिशिएबल अमाउंट ही कोई नहीं बची है, तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज अब नहीं होगी, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ पे नहीं होगी। एक और बात याद रखो, ये भी एक पास पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जिक्र करना यहाँ पे बड़ा जरूरी है उसका, कि रेजिडुअल वैल्यू जो है ना, इसकी जो मेजरमेंट है वो हमेशा आपने IFRS 13 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ करनी है। इट शुड बी लिंक विद मार्केट। याद रखो कि जो RV है ना, रेजिडुअल वैल्यू, इट शुड नॉट बी एनी असम्पशन बेस्ड। ठीक है ना, ये किसी असम्पशन की बेस पर नहीं होनी चाहिए। असम्पशन बेस्ड का मतलब पता है क्या होता है? असम्पशन बेस्ड का मतलब होता है कि सम टाइम हम ये कहते हैं कि यार हमने एक एसेट लिया था 1 लाख का, ठीक है ना, वो 50,000 का जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो होगा कम से कम 5 सालों के बाद। ये एस्टिमेशन असम्पशन बेस्ड कहलाती है। ऐसी किसी रेजिडुअल वैल्यू की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। ठीक होगी बात? अच्छा, आगे जी रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मजीद बातों को। वापस नोट्स पे आते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हुए हैं, ठीक है। IS 8। अच्छा, all PPE with the finite useful life must be depreciated. Depreciable amount of asset is cost less its residual value। बता चुका हूं आपको मैं ये बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद residual value is an estimate of net selling proceeds if received if the asset was at the end of its useful life। ये भी बता चुका हूं मैं आपको। Depreciation is to be charged to profit or loss unless it is included in the carrying amount of another asset। ये क्या मतलब है इसका? वैसे तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ पे चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन वो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि अनलेस कि डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। को एक्सप्लेन कर सकता है इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम कोई और एसेट बना रहे हैं और उसमें इसकी डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होती जा रही है। वो जो क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज नहीं होते जिस तरह उसमें। अच्छा, depreciation should be charged on single significant part of item separately। Parts which have the same useful life can be grouped together। Depreciation begins when the asset is available for use। अच्छा, उसके बाद मतलब ये तमाम चीजें हैं। एक चीज जरूर है जी कि रेवेन्यू जनरेटेड बेस्ड जो है ना, इसके ऊपर मना किया गया है जी कि डेप्रिसिएशन मेथड्स बेस्ड ऑन रेवेन्यू जनरेटेड आर नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब ये है कि आपने कहा जी कि एक एसेट टोटल रेवेन्यू जनरेट करेगा 20 लाख का, उसने उसमें से 4 लाख कर दिया हुआ है, तो 20% डेप्रिशिएट कर दो एसेट, नहीं। ठीक है, ये मेथड के अलावा बाकी आपके पास जो मेथड लगाना चाहते हैं आप लगाएं इस पे, उसमें आपके पास कोई ममानियत नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जी फर्दर जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ जी। आए जी जरा अब कुछ थोड़ी बहुत उनके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि सेपरेट कंपोनेंट कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? ठीक है, सेपरेट कंपोनेंट कॉन्सेप्ट। सेपरेट कंपोनेंट कॉन्सेप्ट कहा कहते हैं कि इफ एन एसेट हैज डिफरेंट कंपोनेंट और हर कंपोनेंट की अपनी अपनी लाइफ है, ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन यूजफुल लाइफ, तो उसको हम क्या कहते हैं?
सेपरेट कंपोनेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेपरेट कंपोनेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डेप्रिसिएशन को आपने चार्ज करना है कंपोनेंट वाइज। ठीक है, नॉट ऑन द एसेट एज ए होल, एसेट पे, पूरे एसेट पे चार्ज नहीं होगी, बल्कि किस पे चार्ज होगी, कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जिसको कहते हैं सेपरेट कंपोनेंट कॉन्सेप्ट। टिपिकल एग्जांपल है आपके पास एरोप्लेन्स की, ठीक है, शिप्स की, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एसेट्स। क्यों कहते हैं कॉम्प्लेक्स एसेट्स? बिकॉज इन एसेट्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ होती है। तो लिहाजा जिस तरह एरोप्लेन है या शिप है, उसके अंदर एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, उसका इंजन है, तो हर एक को हम एक सिंगल डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। हर कंपोनेंट की अपनी लाइफ होगी और हर कंपोनेंट की डेप्रिसिएशन उसकी अपनी लाइफ पर चार्ज होगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग? सेपरेट कंपोनेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं फर्दर बातें कुछ और एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे कि एक बात और याद रखो कि जो आपके पास रिपेयर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये तो आपको पता है कि आपने इसको एक्सपेंस आउट करना है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर। याद रखो, ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर दो तरह का है, ठीक है ना। एक है जो हम लोग कहते हैं माइनर ओवरहॉलिंग, ये नॉर्मल रिपेयर कंसिडर होता है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है जो रिस्टोर करना ओरिजिनल कैपेसिटी को, ऑफ एसेट को रिस्टोर करना। लेकिन जाहिर बात है, मेजर ओवरहॉलिंग जो है, ओवरहॉलिंग या रिपेयर एक ही चीज है। मेजर जो रिपेयर है, इसका मकसद क्या होता है? ये कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि एक साल से ज्यादा अरसे चलता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, इसकी हम कैपिटलाइजेशन करते हैं। जबकि इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हैं? एज एक्सपेंस लिखते हैं। अब एक बात याद रखो कि लेट से फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरोप्लेन है और ये आफ्टर एवरी 5 years इट रिक्वायर्स ओवरहॉलिंग, इसकी ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अब इसका मतलब है लेट से पहली ओवरहॉलिंग हुई 2001 जनवरी में 5 लाख की। अब इसकी लाइफ है 5 साल, तो ये डेप्रिसिएशन इसकी जो है वो एसेट की लाइफ पे नहीं जाएगी, वो 5 साल पे ही जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, बिफोर द नेक्स्ट ओवरहॉल, प्लान्ड ओवरहॉल नेक्स्ट कब है जी? वो होगा 1 जनवरी 2006 को। ठीक है ना, इसकी कैरिंग वैल्यू शुड बी 0, बिकॉज पिछले वाला सारे का सारा फुली डेप्रिशिएटेड होना चाहिए। लेकिन सपोज करो, बट इफ प्रीवियस न्यू ओवरहॉल is expected before plan time, ठीक है, इसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बिफोर प्लान टाइम। मतलब आपने एक्सपेक्ट किया है जी कि नाउ वी हैव टू गो फॉर न्यू ओवरहॉल ऑन 1 जनवरी 2005, सो स्टिल आपके पास कैरिंग वैल्यू 1 साल की बची हुई होगी अभी, ऐसा ही है ना। तो 1 साल की कैरिंग वैल्यू आपके पास 1 लाख अभी भी पड़ी हुई होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? दिस शुड बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात याद रख लो, हाँ, डी रिकग्नाइज करना लाजमी है। एक बात याद रख लो कि कोई भी एसेट, नो एसेट कैन रिप्लेस द अदर। पिछले वाले को क्या होना होगा? डी रिकग्नाइज, और नए वाले को फिर जाके क्या करना पड़ेगा? रिकग्नाइज। ठीक है, ये उसूल आपको याद रखना है इसमें। बाकी आपके पास और फर्दर चीजें इसमें, अब हमारे पास टोटल इस टॉपिक में रह गया है रीवैल्यूएशन मॉडल, के उसमें हम लोगों को क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके लिए हम लोग भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ में आ रहा होगा।
मकसद मेरा यही है कि आप लोगों को चीजें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। बेसिक चीज ये है, आसानी से आ जाए। देखो अब हमने आज कोई कैलकुलेशन नहीं की है, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ ये समझाना है कि SBR का पेपर बाकी पेपर F7 से कितना मुख्तलिफ है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू होते जाओगे और समझते जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसमें। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।